नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे की इस श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक युवा एआई लीड साइंटिस्ट से, जो पिछले लगभग एक दशक से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध अनुसंधान के कार्य में जुटे हुए हैं। आईआईटी गुवाहाटी के ग्रेजुएट नमन जैन हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में एक मल्टीनेशनल ट्रेवल एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और वहां एआई लीड डेटा साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपने पिछले 8-10 वर्षों के दौरान उन्होंने देश के कई ऐसे स्टार्टअप्स को भी उनकी भी कंसल्टेंसी की है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश की अनेक प्रमुख मल्टीनेशनल्स कंपनी के साथ हैदराबाद, बेंगलोर आदि स्थानों पर वे कार्य करते रहे हैं। वर्तमान में वो अजमेर में हैं और वहीं रह कर के मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वो कार्य से जुटे हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है, हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे पूरे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है। एआई को लेकर जगह जगह डिबेट शुरू हो रही है और दो विरोधी मत, एक कहता है कि एआई दुनिया बदल देगी और दूसरे को ऐसी घबराहट हो रही है कि एआई से सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य और मशीन के बीच में कहीं संघर्ष न हो जाए, मशीन और मशीन के बीच में संघर्ष न हो जाए। लेकिन ऐसे विशेषज्ञ जो एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस सारी आधुनिकतम तकनीक को किस रूप में देखते हैं, आइए जानते हैं नमन जैन से। नमन, नमस्कार बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर नॉन टेक्निकल पर्सनल्स, एआई फॉर नॉन टेक्टीज। जो व्यक्ति तकनीक से अनभिज्ञ हैं, जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं और आए दिन एआई के बारे में पढ़ते रहते हैं। अभी देश में चुनाव का माहौल है, तब भी हम देख रहे हैं किस तरह से जो नेता दिवंगत हो गए उनको जीवित कर दिया और वो भाषण दे रहे हैं और अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। हम ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं, वहां भी हम देखते हैं एआई का किस तरह से प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या संक्षेप में जिसे हम आम बोलचाल में एआई कहते हैं। तो आप ये बताएं हमें कि ये एआई का मतलब क्या है और इसका आज के जो जीवन है उसमें क्या महत्व है, क्या क्या सोचते हैं आप? हाँ नमन। तो एआई को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि कोई मशीन है जो अपने आप चीजें करना सीख रही है बिना हमें उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिए। तो जनरली प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सब क्या होता है कि आप मशीन को उसकी भाषा में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हो कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और ऐसे पूरा सिस्टम बनता है। तो अब एआई में ये होता है कि आप ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, उन्हें बस ये बताते हो कि ये आपका इनपुट है, इस टाइप का डेटा है, ये हमें आउटपुट चाहिए, और वो अपने आप ही देख के इनपुट से कोशिश करता है कि वो आउटपुट बना सके, और उसको एआई बोलते हैं, जिसमें आपको खुद कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सीखता है। तो संक्षेप में ये एआई है। मशीन सब कुछ अपने आप करने लगेगी तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में आम आदमी कहीं बिल्कुल आलसी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, उसके घर में गाड़ियां जो मशीन है वो गाड़ियां चलाएगी, वो जो एआई को इंस्ट्रक्शन देगा घर में पंखे बंद हो जाएंगे, बल्ब जल जाएंगे? तो क्या हम एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जहां मनुष्य हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा और सारे काम स्वतः होते चले जाएंगे? तो क्या कहीं कोई ऐसा खतरा या ऐसी संभावना एक विशेषज्ञ के रूप में आप देखते हैं? तो इधर हमें ये देखना पड़ेगा कि एआई से हम क्या समझ रहे हैं। एक तो एआई है, जैसे आजकल चैट जीपीटी आ रहे हैं, गूगल में आप चीजें देखते हो, गूगल लेंस अगर किसी ने यूज किया हो तो फोटो खींचो, उसकी सारी जानकारी बता देता है। तो वो एक तरह की एआई है। दूसरी चीज होती है ऑटोमेशन। वो एआई नहीं है, वो बेसिकली
स्टेप बाय स्टेप बताना हुआ मशीन को कि ये करो, और वो कर लेता है। तो आप जैसे बोलते हैं कि आवाज से लाइट बंद या चालू होगी, तो वो एआई नहीं है, वो ऑटोमेशन है। एआई ये हो गई कि आपको बिना बताए वो बंद चालू कर दे आपके मूड के हिसाब से, आप कोई गाना सुन रहे हो उसके हिसाब से वो अलग लाइटिंग कर दे या ऐसा कुछ, तो वो एआई हो गई। और ऑटोमेशन तो अभी काफी सदियों से है, 20-30 साल से तो ऑटोमेशन है ही। आप अगर ये गाड़ी भी चलाते हैं तो वो भी एक तरीके का ऑटोमेशन है, वरना पहले आपको घोड़ों पे चलना पड़ता था या पैदल साइकिल चलानी पड़ती थी। अब गाड़ी ऑटोमेशन के आने के बाद ये बहुत कम हो गया। तो ऐसी चीजें तो लाइफ में है ही, मतलब आगे कुछ ऐसे नया डिफरेंस नहीं आ रहा है। एआई वाली चीज अलग चीज आ रही है, जो कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कॉलेज ग्रेजुएट के लेवल की बुद्धि है एक एआई मॉडल में, और वो आपके काम उस तरीके से कर सकता है। तो वो अंतर है। तो हाँ। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, तो आपकी बात थी कि इंसान आलसी हो जाएगा, और वो वो तो हो ही रहा है। अब लोग पहले जैसे गर्मी में रहते थे, अब लोग एसी चला के एसी के कमरे में रहना पसंद करते हैं। पहले लोग किलोमीटर तक पैदल चलते थे, सब काम मेहनत मजदूरी करते थे, अब लोग घर पे बैठ के मशीनों से करवाते हैं। तो वो तो बहुत हद तक हो ही रहा है, पर एआई उसमें असर उतना नहीं डालेगा जितना कि अ, अपन मान ले कि कोई क्लरिकल जॉब्स है, जैसे कि कोई लोग हैं जो बैठ के फाइल लिख रहे हैं, या कोई बैठ के पेपर पढ़ के उसको समराइज कर रहे हैं, या ऐसी चीजें, तो वो सब हट जाएंगी काफी हद तक। तो यदि हम विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करें या शोधार्थियों जो रिसर्चर हैं उनके संदर्भ में बात करें, तो क्या ऐसा लगता है कि एआई उनके रिसर्च की सिनॉप्सिस बना देगा? एआई उनके लिए आर्टिकल्स लिख देगा? एआई उनको बिल्कुल ऐसा आलसी बना देगा कि वो इंस्ट्रक्शन देंगे और वो सारी रेडीमेड चीजें उनके पास वो परोसता चला जाएगा? तो उसमें जो विद्यार्थियों का एक मानसिक श्रम है, मानसिक व्यायाम है, या जैसे हम जिस पीढ़ी के हैं, हम लाइब्रेरी में जाते थे, वहां हजारों पुस्तकें देखते थे, उन छपे हुए शब्दों की खुशबू को महसूस करते थे, तो क्या एआई उसको कहीं उसका इम्पैक्ट डालेगा उन विद्यार्थियों के पठन पाठन की प्रवृत्तियों पर? हाँ, ये तो होगा ही। जैसे मैं भी अपने जॉब में पहले खुद बैठ के कोड लिखता था। अब हम चैट जीपीटी को बोल देते हैं कि हमें ये करना है, इसका कोड लिखो, और वो लिख के दे देता है। तो हमारा कोड लिखने के बजाय काम हो गया है कोड को अंडरस्टैंड करना कि एआई ने सही लिखा है या नहीं, और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भूल चूक है वो सुधारना। तो ये हो गया है। और ये एक तरीके से अच्छी भी चीज है, क्योंकि वो लोग जो उतने पढ़े लिखे नहीं है उनको भी सीखने को मिलता है एआई के थ्रू ही। वो एआई से लिखवा के सीख सकते हैं कि भाई एआई ऐसे कर रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि ये हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो एजुकेशन में तो बहुत बड़ा योगदान है। अब कोई गरीब से गरीब बच्चा को भी बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिल सकती है, बस वो एआई से पूछ ले कि ये कैसे करना है, और एआई उसे बता देगा। तो ये तो बहुत हो रहा है। और आपने जैसे बोला कि रिसर्च पेपर का संशोधन करना है, और समझना है कि क्या लिखा है और ये सब, तो इसमें दो चीजें। एक तो नई रिसर्च जो है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है, पुरानी रिसर्च के ऊपर बिल्ड होती है। तो अब कई सारी चीजें हैं जो एआई कर सकता है। जैसे एक न्यूज केस थी कि उसने एक्चुअल में जो अभी लीडिंग क्वांटम फिजिक्स है, उसमें एक इंसान ने कोई नया एक अपना रिसर्च किया था। तो एआई ने भी थोड़ा सही डायरेक्शन देने पे वो रिसर्च एआई भी कर पाया, और वो भी सेम रिजल्ट ऑब्टेन कर पाया। तो वो हो रहा है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप वाली रिसर्च है तो वो एआई कर सकता है, अनलेस आपने कोई एकदम ही नई चीज आविष्कार नहीं कर दी है। जैसे मान लो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, तो उससे पहले तक कोई उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहता, तो वो वैसी वाली चीजें नहीं हो पाएंगी। बट अगर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है तो वो एआई कर सकता है। मतलब दिशा निर्देश या गाइडेंस जो है एआई के थ्रू मिल जाएगी। हाँ। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरे साथ दूसरा मेरा सहपाठी है और एआई की एक्सेस हम दोनों तक है, और हमें क्लास में कोई असाइनमेंट दिया गया है, तो मैंने भी एआई की मदद से किया, उसने भी एआई की मदद से किया, तो क्या दोनों का असाइनमेंट एक जैसा होगा?
ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का एआई यूज कर रहे हो, एआई को आपने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तब इधर ये अंतर आ जाता है कि एक कोई जिसको एआई यूज करना नहीं आता वो एकदम बेसिक सा इंस्ट्रक्शन देगा, और एक जिसको अच्छे से यूज करना आता है वो एकदम डिटेल में एग्जैक्ट सटीक देगा, जिससे कि वो अच्छा आउटपुट जनरेट कर सके। तो ये अंतर आ जाता है। अगर बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया तो उसको देख के समझ आ जाएगा कि ये एआई से जनरेटेड है, पर अगर किसी ने थोड़ा मेहनत करके अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिगर आउट करना। नहीं, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, सामान्य विद्यार्थी हैं, दोनों विद्यार्थियों ने मान लीजिए चैट जीपीटी खोला और उसमें लिखा कि राइट 2000 वर्ड्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रन। तो उन्होंने सेम इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि उनके असाइनमेंट में यही लिखा हुआ था कि राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रन, और दोनों बच्चों ने वो विषय उसमें डाल दिया। तो क्या दोनों का जो आर्टिकल बनेगा वो लगभग एक जैसा ही होगा या अलग अलग एआई अलग अलग तरीके से सोचते हैं? हाँ, तो वो आर्टिकल अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर आपने बस इतना सिंपल सा चीज डाला है तो जो आउटपुट निकलेगा वो अभी एआई की लेवल के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। मतलब आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये बहुत लो क्वालिटी आर्टिकल बना है। तो वो एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट आप यूज कर सकते हैं, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर अगर आप वो सबमिट कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का आर्टिकल होगा। एटलीस्ट अभी के लेवल ऑफ एआई में ये है, एक दो साल में ये बदल सकता है, वो भी भरोसा नहीं है। तो एआई के क्या लेवल्स हैं? अपन एक कॉमन मैन को कैसे समझाएंगे कि वो एआई के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनका उपयोग करने के लिए वो क्या करे? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सामान्य जानकारी रखता है अपने लैपटॉप को, वो गूगल कर सकता है, वो मेल भेज सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन तकनीकी क्षमता उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। वो किस तरह से इस सारी तकनीक का उपयोग अपने ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, या यूं कहूं कि अपने साथ के लोगों से कॉम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो क्या करें? हाँ, तो एआई के कई सारे यूज हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि एज अ ट्यूटर अपन यूज कर सकते हैं, एज शिक्षक या समझाने के लिए। तो आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, आप एआई में डालें कि ये मुझे एक्सप्लेन करो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं कि एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम 5 years old। तो उसमें एआई बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता है, तो उससे आपको आराम से वो चीज समझ आ सकती है। दूसरा चीज ये है कि आप अपने करंट कामों को बूस्ट कर सकते हैं एआई के थ्रू। आप मैनुअली कोई भी चीज करेंगे तो उसमें हो सकता है काफी टाइम लगे। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए ही प्रिपेयर किया था जर्नलिज्म के लिए, तो मैं वो आपको शो करता हूँ, तो उससे शायद समझ ये क्लियर होगा। तो हम्म। मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। जी। तो आप बताना जब आपको दिखे हाँ तो। हाँ, आ गया आ गया, ठीक है। आ रहा है तो प्रेजेंटिंग, हाँ हो गया। हाँ, तो मैंने दो सिंपल टास्क रखे हैं। एक तो ये कि आपको अपने आ, काम के लिए रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं, उन्हें समराइज करना पड़ता है और जानना पड़ता है कि उसमें क्या है। अब आप अगर अकेले एक एक करके रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो एक पेपर को पढ़ने में आधा घंटा तो लग ही जाता है ढंग से पढ़ के यूनिक चीजें क्या है वो समझने। तो ये चीज हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैंने तो ये मेरी एक साइट है जो मैंने बनाई है एआई को नॉन कोडिंग वाले लोग, जो कि जिन्हें कोडिंग नहीं आती, जो प्रोग्रामर नहीं है, वो ढंग से यूज कर सके। तो इसमें आप बहुत बड़ा डेटा डाल के एआई से वो प्रोसेस करवा सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो हम्म। वो मैं करता हूँ इसमें। तो इधर जाके आपको अपना डेटा ऐड करना है, किस टाइप का आपको डेटा प्रोसेस कराना है। तो आप इसमें एक्सेल फाइल, गूगल शीट डाल सकते हैं, एक जिप फाइल डाल सकते हैं पीडीएफ की। तो हम अभी के लिए एक पीडीएफ का जिप डालते हैं जो जिसमें 3-4 रिसर्च पेपर्स हैं। तो ये मैंने इसमें डाला और ये अपलोड हो रहा है, और ये अब इसको प्रोसेस कर रहा है, इस पीडीएफ में से डेटा निकाल रहा है बेसिकली। हम्म। हर जितने भी आपने पीडीएफ डाले हैं सबका डेटा निकाल रहा है। तो ये आ गया और ये एक टेबल बन गई। ये पीडीएफ का नाम है और इसका कंटेंट जो निकला हुआ है।
तो अब हम जाते हैं प्रोसेस डेटा विद LLM में। तो ये बेसिकली आपका ये डेटा अच्छा लेगा। नमन, इसकी पॉइंट साइज कुछ बड़ी कर सकते हैं क्या? बहुत विजिबल नहीं है ये इस पे स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी विजिबल है? बहुत छोटे अक्षर हैं ये, मतलब जो, अभी भी? हाँ बस ये अब फ्री फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, हाँ अब थोड़ा सा बेटर है। थोड़ा सा यदि और ये एनलार्ज हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है। इससे बड़ा, एक सेकंड। वैसे अभी अब रीडेबल है, हाँ अब ठीक है, अब रीडेबल है ये। ठीक है। हाँ, तो मैंने बहुत बड़ा जूम कर दिया है इसे अब। हम्म। तो बेसिकली ये आपका डेटा प्रोसेसिंग वाला एरिया आ गया, प्रोसेस डेटा विद LLM। तो इसमें आप अपना डेटा कोई भी जो भी डाल सकते हैं। अब इधर जो वो PDF हमने पढ़ा था वो डाल आ गया है, उसने नाम और उसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर दिया है और एक टेबल बना दिया है। अब इसमें हम किस डेटा में प्रोसेस करना है वो डालते हैं, जैसे कंटेंट वाला डेटा हमें प्रोसेस करना है। अब हमें क्या करना है उसके लिए, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना AI को। तो सारे चैट GPT में जैसे आप कुछ पूछते हैं क्या करते हैं, तो उसको प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। तो हमने एक प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं। और इसमें भी एक खास बात ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ये बिना AI जानने वाले इंसान का और एक AI जानने वाले इंसान के प्रॉम्प्ट्स में ये अंतर है। तो अगर आप AI नहीं जानते हैं तो आप जस्ट ये बोलेंगे कि हमें मार्कडाउन मतलब हेडिंग दो, समरी और यूनिक इनसाइट की ऑफ द रिसर्च पेपर, आप सिंपल ये बोलोगे। अब अगर प्रॉम्प्ट जानते हैं तो एक टेक्निक होती है रोल प्ले करके। तो आप AI को बोलते हैं कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपको किस टाइप का इनपुट मिलेगा, आपको किस टाइप का आउटपुट, ये एकदम क्लियरली बताते हैं। तो वैसे ही हमने कर रखा है। हमने बोला है कि तुम एक्सपीरियंस रिसर्च एनालिस्ट हो, आपके पास एक PDF का डेटा मिलेगा रिसर्च पेपर का, और आपको पेपर की समरी और यूनिक इनसाइट्स जनरेट करनी है। फिर हमें ये भी बताते हैं कि आउटपुट किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कि दो मार्कडाउन फॉर्मेट में हेडिंग की समरी और यूनिक इनसाइट। मार्कडाउन एक फॉर्मेट है जिसको जनरली इंटरनेट पे यूज करते हैं टू राइट डेटा। तो अब हम ये करके अगर हम गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा हम सिर्फ AI को फीड हो जाता है। हर डेटा पॉइंट पे ये इंस्ट्रक्शन रन करता है और अब हमारे पास ये आउटपुट आता है। तो मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास कंटेंट। इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है जो भी रिसर्च पेपर का, और इसमें ये समरी निकाल ली रिसर्च की। इसमें क्या कर रखा है, वायलेंट मीडिया के ऊपर है, बच्चों पे टेलीविजन, फिल्म, वीडियो गेम, जो भी वायलेंट कंटेंट है उसका क्या प्रभाव है उसके बारे में। एंड देन उसमें यूनिक इनसाइट क्या है वो भी निकालनी है कि एक्स ये बता रखा है कि कॉजल कनेक्शन है कि मीडिया वायलेंस से बच्चों में जो बिहेवियर है उस पे। और इसमें ये भी लिखा है कि न्यूअर फॉर्म्स ऑफ मीडिया जैसे कि वीडियो गेम्स हैं वो भी बच्चों को मतलब वायलेंस के लिए इंसाइट करते हैं, और उस पर भी और इन्वेस्टिगेशन होती है। और मेन चीजें ये लिखी गई है कि अभी की करंटली जो रिसर्च है वो इनफ नहीं है एंड और रिसर्च होनी चाहिए। तो ये सारी इंसाइट्स इसमें से निकल के आ गए पूरे पेपर में। अब आपको और भी कुछ चीजें चाहिए इसमें से, जैसे आपको चाहिए कि कौन से पेपर साइट किए हैं दूसरे वाले, या कौन से ऑथर्स हैं, तो वो आप सब अपने इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं कि ये भी जनरेट करो और ये जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन द पेपर। और ऐसे आप एक दो पेपर ही नहीं, आप हजारों करोड़ों पेपर भी डाल दो क्योंकि सबको प्रोसेस करके सबका जनरेट कर देगा। तो इसमें कोई वर्ड लिमिट भी है, या जैसे पूरी कोई बुक डालना चाहे वो भी डाल सकता है? हाँ, तो कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जो कम वर्ड लिमिट के लिए काम करते हैं, कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जो हजारों पूरी बुक जितने के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इस ऐप का फ्री वर्जन है, वो आपको अराउंड 10,000 वर्ड तक की लिमिट देता है। अगर आप प्रीमियम वर्जन पे जाते हो तो आपको 20-30 हजार वर्ड्स के और फिर और महंगे मॉडल्स है जो बाकी लाइक पूरी बुक भी डालो तो वो पढ़ सकते हैं। तो पर फ्री वर्जन में आप 10,000 शब्दों तक के कोई एक एक डेटा एक PDF 10,000 शब्दों की हो तो वो काम कर सकता है उस पर। तब तो इसमें यदि कोई चाहे तो जो उसने स्वयं लिखा है उसकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस AI के थ्रू पता कर सकता है वो। बता सकते हैं मान लीजिए आपके मेरी, पास। हाँ हाँ, बताइए।
आपके पास मान लो कि अगर बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में आपने जो भी लिखा है वो है, या ये छोड़िए तो एक और एग्जांपल है कि गूगल शीट में भी आपने जो लिखा है, जैसे ये एक एग्जांपल मेरा दूसरा एग्जांपल है कि आपके पास न्यूज़ है और उसको बताना है कि क्या इसमें टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, क्या टैग्स यूज हुए हैं, ताकि एडवर्टाइजर जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए वो यूज कर सके और रेलेवेंट एड दिखे। तो ये शीट पूरी ऐसे इंपोर्ट हो सकती है। आपको बस यूआरएल कॉपी करना है, इधर ऐड डेटा में जाना है और इधर गूगल शीट यूआरएल डालना है। आप अगर इधर यूआरएल डालेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये पूरी शीट का डेटा आ जाएगा इधर, जो भी लिखा है न्यूज बॉडी आर्टिकल। और फिर आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे एक तो यही काम हो गया कि आप मीडिया एजेंसी हैं, आपको ये टैग्स डिटरमाइन करने हैं ताकि आपकी एडवर्टाइजिंग थोड़ी इफेक्टिव हो। तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे और ये सारे टैग्स आ गए, पॉलिटिक्स, कश्मीर आर्टिकल, ये सब नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, ये सब। तो हर न्यूज आर्टिकल के लिए आपके पास टैग आ जाएगा। अब अगर आपको और भी चीजें करनी है, जैसे आपको देखना है कि न्यूज आपकी बायस्ड है पॉलिटिकली, तो वो भी आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये न्यूज आर्टिकल बायस्ड है या नहीं, बताइए। तो वो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके बताएगा कि ये बायस्ड है, क्यों बायस्ड है, और क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए कि बायस नहीं रहे। तो वो सब भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल किया था बट प्रॉब्ली वीडियो के लिए वो पॉलिटिकल चीज सही नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। पर हाँ, और इधर आप अगेन आप अपने कोई भी खुद की राइटिंग्स भी डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए। वो आराम से एनालाइज करके आपको बुलेट पॉइंट्स में बता देगा कि ये चीजें आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर आर्टिकल। तो जैसे आपने टेक्स्ट डाला, ऐसे अपन वीडियो या अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म है उसको भी जज कर सकते हैं इसके माध्यम से। हाँ, तो वीडियो अभी नहीं आया है, वीडियो इन प्रोग्रेस है इस ऐप पे, पर आप इमेजेस डाल सकते हैं, वो इमेज ऑटो डिटेक्ट करके आ जाएगा इधर। तो इसके लिए मेरे पास एक डेमो साइट भी है जहाँ पे मैंने ये सब चीजें थोड़े एग्जांपल्स डाल रखे हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो एक सेकेंड लोड हो रही है। तो एक चीज ये है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं अपने, तो वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप उसमें डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो सब डाल सकते हैं। ओ, अच्छा, अभी ये थोड़ी साइट में एरर आ रहा है, पर हाँ, मतलब अच्छा, आप इमेजेस डाल सकते हैं और टेक्स्ट डाल सकते हैं अभी के लिए। तो आजकल जो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट का, तो वो भी आपके सिस्टम में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो एलएलएम्स हैं, ये एलएलएम इस मॉडल को कहते हैं जो ये सारे टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। तो अब ये 2023 तक के डेटा पे ट्रेंड है। तो अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है जो 2023 के पहले की डेटा पे है, तो वो ये डिटेक्ट कर सकता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि मान लो नेहरू जी ने कुछ तो खराब काम किया। अब हमारे पास सारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, इंटरनेट का डेटा है, तो हम उस पर डाल के पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है, और वो बता सकता है कि ये एक्चुअल में सही है या गलत है। तो ये वाली टाइप की चीजें कर सकते हैं। तो इधर ये चैट विद एआई वाला ऑप्शन है, तो इधर आप कुछ भी डाल सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेड ने है किल पीपल, तो ये बता देना चाहिए, अनलेस ये सेंसिटिव मुद्दा ना हो देन ये रिप्लाई करना बंद कर दे। क्योंकि इधर एक और गार्ड रेल भी है, अभी बीच में आया था कि मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया था और फिर इंडिया पे बैन लग गया था। तो उसके बाद ये गार्ड रेल है, तो अगर ऐसा कुछ सेंसिटिव डेटा होता है तो वो रिप्लाई भी नहीं करता है, जैसे अभी ये रिप्लाई नहीं करता है। तो ये अच्छा। गार्ड रेल वाली चीज भी है। हम्म। पर हाँ, हम ऐसी कोई भी चीज हो इधर चैट में जाके पूछ सकते हैं और वो बता भी देगा। और अगर आपको बल्क में देखना है तो वही आप डेटा ऐड करो, प्रोसेस करो, उसमें पूछ लो कि क्या ये सही है, और वो सारे चीजें दे देगा। तो ये सारा जो आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम्म। ये क्या आम आदमी की एक्सेस में है? वो कैसे गूगल पर इन सबको एक्सेस कर सकता है?
या हाँ, उसको आम आदमी एक्सेस कर सकता है, उन्हें बस ब्राउजर में लिखना है app.labellm.com और ये साइट खुल जाएगी। इसमें आपका फ्री वर्जन है जिसमें आप 20 डेटा पॉइंट्स तक को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं कभी भी। एंड आपको हम्म। अगर ज्यादा, जैसे आप बिजनेस में हैं, आपको बहुत सारे हजारों डेटा पॉइंट्स पे करना है, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। बाकी फ्री वर्जन आप यूज कर सकते अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसे आपने कहा कि रिसर्च का जो पेपर्स है उनको अपन एक उसका जिस निकाल सकते हैं, 2023 के पहले की डिटेल्स ला सकते हैं। हैं। और इसमें क्या संभावनाएं हैं? कोई भी जो एक कॉमन मैन है, आम विद्यार्थी है, कोई हाउसवाइफ है, या जो कॉमन मैन जो मतलब अपना रूटीन के काम कर रहे हैं, वो इसका और किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस टेक्नोलॉजी में? हाँ, तो कॉमन मैन के लिए बहुत सारी चीजें, बेसिकली कोई भी आपको नॉलेज वर्क करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे आपको आम आदमी के लिए ये हो गया कि किसी इंसान को चाहिए कि कोई खाना बनाना है, उसकी रेसिपी चाहिए, तो वो ये आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आप मान लो सेल्स और मार्केटिंग में हो, आपको डिफरेंट टाइप के लोगों के पर्सोनास के लिए आपको कुछ ईमेल लिखना है, तो आप हर एक पर्सोना एक्सेल में डाल दो और पूछो कि इसके लिए ईमेल करो इन इन द इंस्ट्रक्शन, तो वो हर पर्सोना के लिए आपका ईमेल जनरेट कर देगा। अगर आप मान लो उसमें है, एजुकेशन में है, आपको एक किसी बच्चे के आंसर्स की लिस्ट दे दी है एक एक्सेल में या किसी में भी, आप इसको वो डाल के बोल सकते हो कि चेक करो कौन से सही है कौन से गलत है, वो सारा चेक करके आपको मार्क्स के सहित बता देगा। और अगर आप और क्या, मतलब कोई भी आपको नॉलेज वर्क करना हो, आप ये समझिए कि आपके पास एक बेसिक कॉलेज ग्रेजुएट है जो टेक्स्ट और इमेज इंस्ट्रक्शन समझता है, तो आप उससे कोई भी काम जो एक बेसिक कॉलेज ग्रेजुएट से करा सकते हैं वो इससे करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हमारे एजुकेशनल सिस्टम से जो टीचर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे? यदि ये सब कुछ काम एआई के थ्रू करने में हम सक्षम होंगे तो शिक्षक की क्या उपयोगिता रहेगी? क्या लगता है आपको? हाँ, तो टू बी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इंडिया में मोस्टली शिक्षक उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो और ये मैं मतलब मेरे खुद के पर्सनल एजुकेशन के एक्सपीरियंस और लोगों के एजुकेशन एक्सपीरियंस से किया है। तो और कॉलेज में तो अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो बच्चों को कॉलेज में कुछ पता नहीं पड़ता है, वो और एक्स्ट्रा पैसे देके कोचिंग क्लासेस जाते हैं, वहां से कोडिंग बूट कैंप्स ये सबसे सीख के फिर जाके वो कुछ कर पाते हैं। अगर केवल शिक्षक को कॉलेज के उससे रिलाय करें तो नहीं होता है। तो उस केस में ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल रह सकता है उनकी कोडिंग क्लासेस, उनकी फीस बचाने में। और अगर अनलेस की शिक्षक बहुत अच्छे क्वालिटी का शिक्षक नहीं है जो बच्चे की वीकनेस समझ के एकदम अच्छे से बता सके, तो आई वुड से कि ये बेटर काम करेगा देन देन कॉलेज के शिक्षक। तो मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में बड़े चैलेंज बढ़ते जाएंगे शिक्षक के लिए भी। जब वो क्लास में आएगा तो उसको, मुझे लगता है, क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी शिक्षक के पास भी है तो विद्यार्थी के पास भी है, तो हाँ। शायद अपने ज्ञान अर्जन के लिए उसे और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो अपना एक मुख्य जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि एक आम आदमी कैसे इसका एक्सेस कर सकता है, तो जो हम्म। बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो इस नई तकनीक से परिचित होने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या चीज करे, मतलब कैसे वो एक्सेस करे? हाँ। विशेषकर जो 50-60 प्लस हैं जिनका इस टेक्नोलॉजी से कभी कोई उस तरह का वास्ता नहीं पड़ा, और यदि वो चाहते हैं तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें इस सिस्टम का उपयोग करने के लिए? हाँ, तो इसके लिए ये अच्छी बात ये है कि ये टूल्स जो हैं ये अभी ही नहीं, ये 3-4 साल पहले से चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं। पर प्रॉब्लम ये थी इससे पहले कि ये सब केवल हमारे जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई, डेटा साइंस वाले लोगों के पास ही थे, क्योंकि इन्हें हमें कंप्यूटर्स में कोडिंग के थ्रू एक्सेस करना पड़ता था। अब ये सारे टूल्स आ रहे हैं जो इनको बोलते हैं नो कोड टूल्स, मतलब कि बिना कोडिंग के आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको टूल दिखाया है लेबल एलएम, तो इधर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप बस यूआई में जाके कोई डेटा अपलोड करो और कर सकते हो। वैसे ही चैट जीपीटी है,
चैट जीपीटी में आपको कुछ कोडिंग नहीं पूछना, आप जस्ट जाओ वहां पे और आप अपने सवाल लिखो और आपको जवाब मिल जाए। तो ऐसे टूल्स की मदद से आप बेसिकली जो आम आदमी है वो भी यूज कर सकते हैं, बस उन्हें पता होना चाहिए, उनमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि ये कोई चीज है और हमें यूज करना है। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे जैसे इसको यूज करते जाओगे आप उसमें अच्छे होते जाओगे। आप अगर कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो आपका वो सही रिजल्ट नहीं देता है, आप कोशिश करते हो दूसरे और ऑल्टरनेटिव तरीके से वही सेम क्वेश्चन पूछने के और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो आपको समझ आने लगेगा कि मॉडल किस टाइप से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे यूज करते करते इसमें अपने आप बेटर हो जाओगे। तो ये भी एक स्किल है, आप यूज करोगे तो इम्प्रूव होगी। पर कई लोग जिन्हें पता ही नहीं है उनके लिए है कि वो चालू करें यूज करना, जितना ज्यादा यूज करोगे आप उतने अच्छे होगे। तो आपको लगता है कि एक आम आदमी इसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, और जो विद्यार्थी हैं विभिन्न विषयों के वो अपने शोध कार्य कर रहे हैं वो उसको और बेहतर बनाने की दिशा में अपना इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? आपका हाँ अनुभव और हाँ भविष्य जी और संभावनाएं किस तरह की देखते हैं आप? क्योंकि अब आप भी स्टार्टअप के लिए कंसल्टेंसी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो क्या क्या भविष्य अगले आने वाले 5 7 8 साल में किस तरह की कल्पना करते हैं कि हमारा समय होगा, या आने वाली जो पीढ़ी है जो अभी प्राइमरी मिडिल क्लास में है, जो इस टेक्नोलॉजी को सीधे एक्सेस कर रही है, वो कैसे इसको मतलब कैसे उनके जीवन में बदलाव आएगा या चुनौतियां आएंगी? क्या क्या महसूस करते हैं आप? हाँ। तो अब तो ये बहुत ज्यादा यूजेज में आने लग गई है। भारत में थोड़ी कम आई है क्योंकि भारत में लेबर कॉस्ट वैसे ही चीप है, तो इसलिए लोग उतना अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उतनी उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही। पर जैसे अगर विदेशों की बात करें तो बहुत सारे डोमेन्स में ये काम आने लग गया है। अ, और अगर इवन भारत की भी बात करें तो एक कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपनी कस्टमर सपोर्ट की टीम जो है वो पूरी एआई के थ्रू करते हैं। अभी एक रिसेंटली न्यूज भी आई थी, दुकान नाम की एक स्टार्टअप था जो ये आपकी ऑनलाइन शॉप क्रिएट करने में मदद करता था। तो उन्होंने अपनी 90% कस्टमर सपोर्ट टीम को फायर करके एआई चैटबॉट से रिप्लेस कर दिया, जो ये चैट जीपीटी जैसा एक था। और उन्होंने बोला कि इससे कस्टमर सपोर्ट में जो रिजोल्यूशन होता है उसमें कस्टमर्स की रेटिंग बढ़ी, जल्दी रेजोल्यूशन भी होने लगा और ओवरऑल हर पैमाने पे ये बेहतर था इंसानों से। तो ये तो हो ही रहा है अलग अलग तरीके से सोसाइटी में यूज। और रही बात आपकी कि आप इसे कैसे यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप नॉलेज वर्कर हैं, अगर आपका फिजिकल काम नहीं है तो आप वेरी मच इसको यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोडर हैं तो मैं, जैसे मैंने खुद का एग्जांपल दिया कि मैं कोडिंग इससे ही करवाता हूँ और मैं जस्ट चेक करता हूँ कि जो जनरेट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। मैं हाई लेवल डिसीजंस लेने लगा हूँ अब रेदर देन एक इंडिविजुअल कोडिंग करने के। ऐसे ही अगर आप मान लो राइटर है या जर्नलिस्ट है तो आप फर्स्ट लेवल ऑफ ड्राफ्ट इससे लिखवा सकते हैं और आप उससे भी आगे जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना आ रहा है तो आप एक ऑलमोस्ट 90% रेडी मैन्यूस्क्रिप्ट आप एआई से तैयार कर सकते हैं और उसमें बस आपको थोड़ा बहुत सही करना है या कुछ चीजें आपको अपना राइटिंग स्टाइल लाना है तो वो आप कर सकते हैं, बाकी मोस्टली एआई से जनरेट हो सकता है। और यही काम आजकल इधर भी हो रहा है। तो जैसे बहुत सारे कंटेंट मार्केटर्स होते हैं जो वेबसाइट्स पे ब्लॉग लिखते हैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। तो ये एजेंसीज होती हैं जो ऐसा करती है। तो पहले वो बहुत सारे राइटर्स को एम्प्लॉय करती थी। एक मैं मेरे दोस्त की एजेंसी जानता हूँ जिनके पास लाइक 20 30 राइटर्स एम्प्लॉयड होते थे। अब जाके उन्होंने 5 राइटर्स रख दिए हैं और बाकी सारा काम एआई के थ्रू जनरेट होता है। और क्योंकि ये मार्केटिंग वाली कॉपीज में छोटा टेक्स्ट होता है, उतना डिटेल चीजें नहीं होती है, तो उसके लिए ज्यादा ओवरसी करने की भी जरूरत नहीं होती। मोस्टली वो रिप्लेस हो रहा है और आपको बस एकदम चेक करना है कि वो सही है या नहीं, rather देन लिखने के। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर फील्ड में हो रहा है।
आपको जनरेट करने के बजाय डायरेक्शन देनी है और आउटपुट को चेक करना है। ये काम हो गया है। तो क्या ये संभावनाएं है आने वाले समय में कि जो हमारी फिल्म्स बन रही हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, उनके जो स्क्रिप्ट्स है वो भी एआई तैयार कर देगा, उसका बेसिक ड्राफ्ट या स्ट्रक्चर? ये भी लगता है हाँ हाँ, आपको? ये तो हाँ। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और स्क्रिप्ट तो ठीक है, एआई पूरी पूरी फिल्म ही जनरेट कर देगा। अभी एआई का एक और ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसी ने एक और मॉडल निकाला है सोरा करके, SORA। तो वो हॉलीवुड में ऑलरेडी ट्रायल में यूज हो रहा है फिल्म जनरेट करने के लिए, और बहुत अच्छे लुकिंग ग्राफिक्स के साथ वो वीडियोस जनरेट कर पा रहा है। तो ये तो कुछ ही साल बाकी है, एआई फिल्म भी जनरेट करने लगेगा। और ये एक्चुअली अच्छी चीज है, क्योंकि अभी अच्छी क्वालिटी की फिल्म्स के लिए आपको हॉलीवुड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और हॉलीवुड में भी बहुत बड़ा बजट चाहिए अगर आपको अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। तो अब इस टेक्नोलॉजी के कारण वो कॉस्ट काफी कम हो सकती है। आप और मेरे जैसे लोग भी मतलब अपनी खुद की फिल्म टाइप बना के और उसको लोगों को यूट्यूब पे डाल के पॉपुलराइज करा सकते हैं। तो इससे एक्चुअली बैरियर्स जो है इस डोमेन में आने के, वो काफी कम होंगे। हम्म। अच्छा, जैसे अपनी बात हो रही है कि एक आम आदमी इन सारे जो नई टेक्नोलॉजी इसका एक्सेस करके बहुत कुछ अपने आप को अपडेट कर सकता है, लेकिन इसके साथ क्या खतरे भी हैं किसी तरह के? मतलब इन एप्स का या इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय कुछ विशेष प्रकार की सावधानियां भी अपेक्षित हैं, या इसमें कहीं को उस तरह का फर्क नहीं पड़ता है? आप कोई डेटा डालते हैं या आपकी जो डिटेल्स हैं, प्राइवेसी है, उसके भी भंग होने का कहीं कोई खतरा है इस तरह के सिस्टम को यूज करते समय? हाँ, तो तीन चार तरीके के खतरे हैं। एक तो हम्म। एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खतरा है, जैसे बड़ी कंपनीज है गूगल वगैरह। आपका सारा डेटा उनके पास रहता ही है, भले ही आप एआई ना भी यूज करें, आपका जीमेल अकाउंट गूगल के साथ है, आप फेसबुक में है तो आपकी सारी पोस्ट एक्टिविटी उनके साथ है, सेम फॉर इंस्टाग्राम। तो अब वो आपका डेटा यूज करके आपको बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड एड्स दिखाते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप बाय करो। तो जैसे मेरी वाइफ भी है, तो उनको भी इंस्टा पे बहुत सारे एड्स आते थे और वो उनसे खरीदती रहती थी। तो फिर, और वो उतने यूजफुल भी ना हो बट वो दिखने में अच्छे हैं, और मतलब अगर सही टाइम पे वो दिख गया। और इंस्टाग्राम ऐसा ही करता है कि सही टाइम पे वो दिखाता है ताकि मैक्सिमाइज हो सके कि लोग वो खरीदें। तो वो बहुत सारी ऐसे शॉपिंग कर रही है। फिर मैंने उनके इंस्टाग्राम पे एड्स डिसेबल कर दिए, तो वो सारी शॉपिंग के खर्चे कम। तो ये बहुत रियल प्रॉब्लम है। और अभी अभी भी हो रही है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके पास आपका बहुत सारा डेटा है, और ये आपको ऐसे एड्स दिखा दिखा के, जो आप चीज ना भी लेना चाहे वो खरीदने पे साइकोलॉजी के साथ मतलब आपके खेल के खरीदवा सकते हैं। तो ये ही चीज अगर आप चैट जीपीटी या ऐसा कोई नया प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, आगे जाके वो भी ये कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, आपका डेटा उनके पास जा रहा है और वो यूज कर सकते हैं आगे। तो ये एक खतरा हो गया। दूसरा खतरा ये भी है कि चैट जीपीटी हमेशा सही आंसर नहीं देता है। कभी कभी वो कुछ गलत भी बोल सकता है, क्योंकि वो एट द एंड तो एक मॉडल ही है, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है उसे कि वो सही है या नहीं। ऑल्दो इस पे काम हो रहा है, बट अगर आप केवल चैट जीपीटी जैसे अभी है उसको यूज करते हैं, तो कभी कभी गलत आंसर भी हो सकता है। तो अब ये आप पे है कि आप उसके आंसर्स को वेरीफाई करें और यूज करने से पहले। अब जैसे आजकल व्हाट्सएप पे भी कई फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और फॉरवर्ड भी होते हैं, तो वो भी आपको ही वेरीफाई करने पड़ते हैं। तो एट द एंड आप अपनी समझ से ढंग से प्रयोग करें तो वो बेहतर रहेगा। और एक और चीज है जो आजकल लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि चैट जीपीटी तो नहीं, बट ऐसे ही एआई के ओपन सोर्स मॉडल भी हैं जो आप अपने खुद के कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो अब उन मॉडल्स में ये हो सकता है कि कोई मैलिशियस आउटपुट दिखवा सकता है या कोई मैलिशियस काम करवा सकता है। तो अगर आप कॉमन मैन हैं तो जस्ट ट्राई कीजिए कि आप केवल ट्रस्टेड साइट के ही एआई मॉडल चलाएं। और अगर आप कोडर हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो काफी चेक करके मॉडल चलाएं कि कौन से मॉडल आप चला रहे हैं। कुछ
और कोई भी जो डेटा दे रहे हैं उसे वो काफी चेक करके दीजिए, क्योंकि वो अनइंटेंडेड चीजें भी कर सकते हैं। जैसे वायरस वगैरह होते थे कंप्यूटर ऐप्स में, वैसे ही मॉडल को भी वायरस से आपका डेटा लीक करवाया जा सकता है। तो केवल ट्रस्टेड सोर्स से ही चल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि हम्म। ये कुछ तो खतरे अवश्यंभावी हैं, जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमने अपना ईमेल डाला, हमारा सब कुछ जो है वो एक्सेस जो कंपनियां कर सकती हैं। तो इसका कोई मेरे ख्याल उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। नहीं जब नहीं आप यूज इसका करेंगे तो आपको अपना एड्रेस देना ही पड़ेगा। नहीं, तो इसका विकल्प ये है कि आप गूगल की सर्विसेज यूज नहीं करें। आपका खुद का ईमेल भी आप बना सकते हैं जो आपका प्राइवेट है। जीमेल आपको बस फ्री ईमेल देता है, पर आप नॉमिनल चार्जेस में खुद के ईमेल भी बना सकते हैं। और मेरे तो एक कॉलेज के सीनियर हैं, वो तो ये करते, गूगल का कोई भी सर्विस यूज नहीं करते, गूगल सर्च भी वो यूज नहीं करते। एक और प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन है डक डक गो करके, तो वो आपका कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, तो वो केवल वैसी वाली चीजें यूज करता है। तो अब वो आप पे है कि आप कितना अवेयर हैं या किस टाइप का यूसेज है आपका। बट सब चीजों के ऑल्टरनेटिव्स है। जैसे आप सब्जी भी लेते हैं तो ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिलती हैं और इंसेक्टिसाइड वाली भी मिलती हैं, तो अब वो आप पे है कि आप कैसी चॉइस करते हैं। तो मुझे लगता है वो ये जैसे ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, ऐसे ही गूगल के जो अल्टरनेटिव्स हैं इनके बारे में अब धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसे भी विकल्प हैं जहां हमारी जो भी डेटा है वो स्टोर नहीं होता है। तो आने वाले समय में संभावना है कि हम इससे कहीं बच पाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये एआई जो है वो हमारे लिए एक बेहतर अवसर लेकर के आया है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी है। हमें चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें अपने ब्रेन का, जो अपन कहते हैं ना ह्यूमन ब्रेन, कहीं ना कहीं उसका महत्व तो बना रहेगा। तो उस हाँ ह्यूमन, जो हमारी मानवीय बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनका उपयोग करते हुए कहीं हमें इन सारे जो उपकरण हैं या जो सारी सिस्टम है, पद्धतियां हैं, इनका उपयोग करने के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। अ, मुझे लगता है कि जो बेसिक चीजें हैं, हाँ, एक मेरे मन में और जिज्ञासा है कि ये जो अपन स्मार्टफोन में ये एलेक्सा और सीरी जैसे जो ये सिस्टम आ गए हैं, क्या ये भी सब एआई के माध्यम से संचालित होते हैं या ये कोई और किसी सिस्टम या टेक्निक पे काम करते हैं? हाँ, तो ये अलग तरीके का एआई है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एलेक्सा और ये कैसे काम करता है। तो इधर दो चीजें होती है। एक तो आपका, आप क्या बोल रहे हो वो समझने की चीज, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग की भाषा में स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स, मतलब कि आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। तो वो एआई के थ्रू जनरेट होते हैं, और उनका काम बस ये होता है कि इंफॉर्मेशन को ऑडियो से टेक्स्ट में करना। अब जब आपकी टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो एआई नहीं करता है उसके बाद काम। उसके बाद ऑटोमेशन जो मैं बोल रहा था आपको, वो करता है। किसी ने बैठ के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि अगर यूट्यूब लिखा है तो यूट्यूब ऐप खोलो, उधर सर्च बॉक्स में जाओ और उधर ये डालो। ऐसी चीजें होती है बैकएंड। तो एआई का काम बस ये है कि जो स्पीच है वो डिटेक्ट करना और उसको टेक्स्ट में डालना, और एक ये है कि बस कौन सी ऐप है वो डिटेक्ट करना और उसको खोलना। ये अब तक होता था। पर अब जैसे जैसे ये चैट जीपीटी जैसे मॉडल आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में वर्चुअल असिस्टेंट ही बनेंगे, जो कि सीरी और एलेक्सा और ये बनने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब अगर आप गूगल में भी देखें तो गूगल ने अपने असिस्टेंट को जेमिनाई से रिप्लेस कर दिया है, जो कि एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल है गूगल का। तो अब कुछ समय में, एक दो सालों में आप ये देख सकते हैं कि ये भी अब पूरे ये लैंग्वेज मॉडल्स जैसे बन जाएंगे। और आपको, मतलब, तो ये होता था कि एलेक्सा में जो जो चीजें सिखाई है, जिन जिन का प्रोग्राम किया है, केवल वही चीजें वो कर सकता है। जैसे आपने कल कोई नई म्यूजिक ऐप बनाई या कोई नई वीडियो ऐप बनाई, तो जब तक आप उसको इंटीग्रेट करने का कोड नहीं लिखेंगे, एलेक्सा उस पर काम नहीं कर सकता। पर अब जाके जैसे जैसे ये एआई बेस्ड चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स एलएलएम का यूज कर रहे हैं, तो आपको खुद कोड करने की जरूरत नहीं है। आप बस बता दीजिए कि ये ऐप है, ये काम करता है, और वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगी। और वही एक्चुअल में मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि आपको बिना कोड किए अपने आप मशीन समझ रही है। और वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो नमन, मुझे लगता है
कि शायद जीवन के हर क्षेत्र में एआई किसी न किसी रूप में, हम बड़े व्यापक रूप से एआई नाम दे ले, लेकिन उसी के जो और बाई प्रोडक्ट या उसकी जो और सर्विसेज हैं उनका उपयोग हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते समय मैं देखता हूं, जैसे उदाहरण के लिए लिंक्डइन, वैसे जहां जैसे ही हम पोस्ट डालते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है रीराइट विद एआई, और जब उस पर जाते हैं तो वो उसका प्रीमियम सर्विसेज हैं, पैसा मांगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये और दूसरे हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें या जो और हैं, आजकल व्हाट्सएप ने भी आपको सुविधाएं दे दी हैं कि आप अपने फोटोग्राफ को वहां अवतार के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे नए विकल्प हमको दिए हैं। तो क्या ये सारा जो सिस्टम शुरू हो रहा है ये सब एआई केंद्रित है या कुछ और कोई पद्धति जिस पर ये सिस्टम काम कर रहा है? हाँ, तो अगेन मतलब एआई के भी बहुत चीजें होती है। एआई एक अम्ब्रेला टर्म है। आप ऑटोमेशन को भी, रोबोटिक्स को भी कई लोग एआई से कंफ्यूज कर देते हैं। कई सारे सिस्टम ये हैं जो ऑटोमेशन बेस्ड है, एआई बेस्ड नहीं है। पर अभी जो व्हाट्सएप पे जैसे आया है चैट विद एआई मेटा का, वो एक्चुअल में एआई बेस्ड सिस्टम है। वो चैट जीपीटी जैसा ही एक मॉडल है, पर थोड़ा छोटा मॉडल है, जो मेटा ने खुल रखा है सबके लिए कि आप यूज करो। और जैसे आपने लिंक्डइन में भी बोला, वो रीराइट विद एआई, वो भी वैसा ही मॉडल को उन्होंने एक वेरी स्पेसिफिक यूज केस के लिए कर रखा है। तो अंडर द हुड वो ये करते होंगे कि आपका सारा टेक्स्ट लेके मॉडल को देते होंगे और बोलते होंगे कि इसको सुधार के आउटपुट दो। और वो जो सुधारने का जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जैसा मैंने आपको कुछ समय पहले बताया। तो वो कुछ वेरिएशन कर करके उनको जो बेस्ट तरीके का प्रॉम्प्ट लगा वो उन्होंने डाला। पर मेरे हिसाब से ये लिंक्डइन का प्रीमियम लेने का जरूरत नहीं है रीराइट विद एआई के लिए। आप चैट जीपीटी से ये फ्री में कर सकते हैं और आपके पास ज्यादा कंट्रोल भी होगा कि आप किस टाइप का आउटपुट चाहते हैं, आप अपने प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। पर हाँ, ये अब हर जगह हो रहा है। अच्छा, ये जो एआई जनरेटेड मटेरियल है, तो टूल्स तो आ गए जो एआई के बेस पे ये जनरेट कर देते हैं। क्या हमारे पास ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो ये पता कर सके कि ये एआई जनरेटेड मटेरियल है इस तरह की व्यवस्था भी? हाँ, तो एआई जनरेटेड मटेरियल तभी पता हो सकता है जब किसी को उसे ढंग से यूज करना नहीं आता, वो यूज करके जनरेट करता है। अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था अपने लेबल एलएम के, उसमें मैंने कैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट किया था। मैंने पूरा रोल दिया था कि तुम एक रिसर्च एनालिस्ट हो, तुम्हें ये करना है, इस टाइप का आउटपुट निकालना है। अगर ऐसे टाइप के अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना कि ये एआई से जनरेटेड है। अगर आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया कि राइट मी एन एसे ऑन दिस टॉपिक फॉर 2000 वर्ड, तो वो बहुत इजी है डिटेक्ट करना। और अगर आप उसे बोलते हो कि राइट मी ऐसे ये सब, फिर फर्स्ट पैरा शुड बी बॉडी, इट शुड बिगिन विद अ हुक, हुक शुड कैप्चर यूजर्स अटेंशन, देन यू शुड लिस्ट डाउन 2-3 यूज केसेस, एंड देन आप ऐसे पूरा स्ट्रक्चर दें। उसके बाद आप ये भी बोलें कि टोन के लिए आपको इनफॉर्मल टोन होना चाहिए, कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए, आपका रीडिंग लेवल 10th ग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे अगर इतना इंफॉर्मेशन दे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वो डिटेक्ट करना कि ये एआई से जनरेटेड है। चलिए, इस सारी बातचीत से मुझे लगता है कि आने वाला समय बड़ा रोमांचक होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे ये जो पूरा नया दौर आने वाला है वो लेकर के आएगा। और कहीं ना कहीं मानवीय चेतना और मानवीय बुद्धि इस कृत्रिम बौद्धिकता पर हावी रहेगी, और जो मनुष्य है उसमें असाधारण प्रतिभा है, असाधारण क्षमताएं हैं, क्योंकि ये मानवीय श्रम और मेधा का ही परिणाम है कि उसने इस कृत्रिम बौद्धिकता के इस युग को रचा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस सारी चर्चा से जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं इससे घबराए हुए हैं या जिनको जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आगे से आगे आपको बताती चलती है कि अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें। तो ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट्स के साथ मिल बैठ करके और इसी सिस्टम को आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी जानकारी के लेवल को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन फिर हम यही कहेंगे, जैसा नमन ने कहा, कि सावधानियां भी अपेक्षित हैं। आपकी जरा सी चूक आपके लिए घातक हो सकती है। तो सुविधाएं भी हैं तो दुविधाएं भी हैं,
तो नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोटिवेट किया इस कार्यक्रम को। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो इस चैट जीपीटी और एआई को, जो भी उनके जीवन के लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, उसमें इसका उपयोग करके अपने आप को और बेहतर और प्रशिक्षित बनाएंगे। और हम सभी हमारे मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि हमारा चैनल जो डॉक्टर संजीव भानावत के नाम से है, इस चैनल को एक शैक्षिक अभियान हमने चलाया है। हमारी कोशिश है कि मीडिया से रिलेटेड विषयों के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों ने काम किया है उनसे हम संवाद करें, उनसे हम बातचीत करें। हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है, तो इन सब से अपने आप को जोड़ने के लिए, हमारे शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और रोचक और गंभीर विषय पर संवाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, आप आए और अपने इस सारे अनुभव से और जो कुछ काम आप कर रहे हैं इसके बारे में अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।